बिजली की पड़ी हुई तारें वापस लो। ये राजस्थान सरकार का तहलका है। ये राजस्थान सरकार का तहलका। कट करो मैं। कट करो मैं चोर। यशवंत सिंह रामो गंभीर मामला आपने बता दिया। अनुमान वर्ष 2001-2002 का उपस्थापन श्री प्रद्युम्न सिंह वित्त मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का पूरा सम्मान करते हुए माननीय अध्यक्ष और आसन के हर आदेश की पालना करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और आसन के हर आदेश की पालना करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आज के जिस वैधानिक प्रक्रिया को आप पूरी करा रहे हैं वो राजस्थान के लिए, हमारे राज्य के लिए आवश्यक है। वो प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी हो, इसमें हम किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते। हम पूरा सम्मान करना चाहते हैं और हम इस प्रकार का वातावरण भी यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता जिस बजट को सुनने के लिए अभी टीवी पर बैठी होगी कि राजस्थान में अगले वर्ष क्या होने वाला है, उसका पूरा सम्मान करते हुए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपसे ये प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, आपसे ये निवेदन तो कर सकते हैं। हमने लगातार पिछले 3 दिनों से इस बात को आपके सामने और राजस्थान की सरकार के सामने रखने का प्रयास किया और हमने बहुत पहले कहा था कि इस समय जैसी स्थिति राजस्थान की बनी हुई है, राजस्थान के किसान की, आम जनता की, व्यापारी की पिछले 3 साल के अकाल के कारण से, उत्पादन नहीं होने के कारण से, 11,000 करोड़ रुपए की फसलें नष्ट हो जाने के कारण से हर एक की परचेसिंग पावर समाप्त हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं और विनम्र प्रार्थना मैं ये करना चाहता हूं आपके सामने, माननीय प्रधानमंत्री जो गरीब आदमी बार मतलब खाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और आज को रास्ता जनता का कोई बात के लिए शांति की बात है, आपको प्राण का डर नहीं। खून बहाती है, जाओ बजाओ लो। अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय अध्यक्ष जैसा आपको वर्ष 2001 हम बजट अनुमान एवं वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है
कि हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक हमारी विधानसभा के एक बार बात करें। अध्यक्ष महोदय, संख्या की ताकत के बल पे हमारी विधानसभा के बचाने के लिए आए। किसानों के ऊपर बिजली के भार बढ़ा दिया। एक मिनट आप अपनी बात को सुन लीजिए। हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब महामहिम राज्यपाल ये बात सुन सकते थे, क्या हो रहा है आपको? भविष्य सुनो आप, न करते कुछ नहीं हो सकता है अध्यक्ष कि हम सब जनप्रतिनिधिगण सुनिए। सदन में बैठकर माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो आप सुने कि किसान रो रहा है, कल ओले पड़ गए, किसान की फसल बर्बाद हो रही है और सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। राज्य के लिए अध्यक्ष महोदय, एक संख्या आर्थिक दृष्टि से राज्य के लिए वर्ष संख्या की ताकत के आधार पे बोल रहा है। ये यहाँ पे चाहे जो भी पास करेंगे, लेकिन बात तो हमारी भी सुन लीजिए। सूखे की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। 31 जिलों के अरे ऐसियों के साथ एक अन्याय सही नहीं करेंगे। गई है तथा पानी और पानी का संख्या की ताकत के आधार पे कुछ भी बिल पास कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 3 वर्षों में संख्या के आधार पर प्रतिशत की गिरावट निर्दलीय विधायकों के साथ ऐसा अत्याचार सहन नहीं होगा। आगे सूखे के बावजूद ऐसा अन्याय नहीं चलेगा। राज्य के उत्पाद में गिरावट लगभग नगण्य है। इस समय राज्य की 3 करोड़ से अधिक आबादी और 4 करोड़ से अधिक सूखे की चपेट में है। ऐसी गंभीर संकट की घड़ी में हमें केंद्र सरकार आयोग ने आज समुचित मदद की उम्मीद थी, परंतु केंद्र सरकार ने अब तक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 5 करोड़ रुपए की अल्प सहायता राशि उपलब्ध कराई है। बजट के अंदर कुछ दिन पहले बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने के विषय में राहत कोई प्रावधान नहीं होगा। हमारी बात को सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात को सहायता देने की घोषणा की इनको है। जो कुछ करना है करेंगे, हमारी बात को सुन लीजिए। राज्यों को अकाल राहत अनाज 2 मिनट आप आज ओले पड़ गए, किसान बर्बाद हो रहे हैं, बिजली की दरें बढ़ा दी, आज न्यूनतम दर में भी बढ़ोतरी कर दी आपने। 2 मिनट बात नहीं सुन सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 2 मिनट बात सुन ले। आप बजट कम है। हमारी बात को सुन लीजिए। सहायता में एक मिनट प्लीज हम व्यवधान नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बात तो सुन लीजिए आप। व्यवधान नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का बजट है ये इसको मतलब बात नहीं देना चाहते हैं। कहाँ संबत 2055 के अकाल में 435 करोड़ आपका भाषण बहुत अच्छी तरह चलेगा। आप एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। वहाँ संबत 2055 के अकाल में 265 करोड़ 95 लाख रुपए व्यय किए गए। अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष नाबार्ड से ऋण भी लिया गया, जिससे अकालग्रस्त इकालों में आधारभूत सुविधाएं जैसे स्कूल, भवनों एवं सड़कों के निर्माण के एवं जल संग्रहण के कार्य करवाए गए। हम जानते हैं कि पूर्व वर्षों की तुलना में वर्तमान अकाल में परिस्थितियां और अधिक कठिन है। इस कारण वर्तमान परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए और भी व्यापक व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि अभी कुछ दिनों पूर्व जब प्रधानमंत्री जी राजस्थान पधारे थे, तब उन्होंने भी हमारी इन व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। मैं सदन के माध्यम से हमारे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भीषण अकाल की इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम कृत संकल्प है और मुख्यमंत्री जी की अकाल को विकास से जोड़ने की परिकल्पना को साकार करने में हम कोई नहीं। एक मिनट सुन ले, उसके बाद आप बजट भाषण देते रहे। 1 मिनट सुन ले। जो बजट प्रस्तुत किया गया है व्यवधान मत डालिए आप। व्यवधान नहीं डालेंगे अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 मिनट। आप सीनियर मेंबर है। 1 मिनट एक बात सुन ले, फिर इनके बजट जो है सिर्फ 1 मिनट। हमारा भी प्रतीकात्मक ऑब्लिगेशन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 1 मिनट अपनी बात कह दें, उसके बाद बजट भाषण जारी रहेगा, हम उसमें विरोध नहीं करेंगे। 1 मिनट हमारी बात सुन ले।
किसानों की सीधी खरीद के पीछे केंद्र सरकार के मुख्यतः दो उद्देश्य रहे हैं: खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए निर्धन परिवारों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। परंतु आर्थिक सुधारों के वर्तमान दौर में केंद्र सरकार पर खाद्यान्न सब्सिडी को कम करने के लिए बहुत दबाव है। दूसरी ओर राज्य सरकारों के लिए यह कठिन होगा कि वे किसानों से खाद्यान्न की खरीद केवल बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न वितरण करने के लिए आवश्यक मात्रा तक ही सीमित रखें। ऐसी व्यवस्था में तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। केंद्र सरकार को इस परिवर्तित व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य के विकास कार्यों के लिए अल्प बचत के पेटे मिलने वाला ऋण एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अल्प बचत की शुद्ध संग्रहित राशि का केवल 80% भाग ही राज्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा अल्प बचत की ब्याज दर में 1.5% की कमी किए जाने के कारण अल्प बचत संग्रहण में कमी होने की संभावना है। इस संभावित कमी की भरपाई हेतु केंद्र सरकार को अल्प बचत की संपूर्ण शुद्ध संग्रहित राशि राज्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। 11वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2000 से 2005 की अवधि के लिए निर्धारित विषयों पर की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार ने जुलाई 2000 में स्वीकार कर लिया है। गत वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय मैंने ये कहा था कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर केंद्र सरकार के निर्णय का राज्य के संसाधनों पर संभावित प्रभाव से मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा। संविधान के 80वें संशोधन के संदर्भ में आयोग ने शुद्ध केंद्रीय कर राजस्व में 29.5% भाग राज्यों को हस्तांतरित किए जाने की सिफारिश की है। 10वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्र के सकल कर राजस्व का 29% भाग देने की सिफारिश की थी। परिणाम स्वरूप केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में 11वें वित्त आयोग द्वारा वस्तुतः कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आयोग ने अपनी सिफारिशों में हमारे राज्य के विशाल आकार व छितरी हुई आबादी के कारण सेवाओं की अधिक लागत व आधारभूत सुविधाओं के अभाव को समुचित महत्व नहीं दिया है। 11वें वित्त आयोग के अनुसार राजस्थान को 2000 से 2005 की अवधि में केंद्रीय करों में 20,596 करोड़ रुपए का हिस्सा मिलना अनुमानित किया गया है, किंतु वास्तविक प्राप्ति इससे कम होगी। जैसा कि केंद्र सरकार के चालू वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों व आगामी वर्ष के बजट अनुमानों से स्पष्ट है। उल्लेखनीय है कि 10वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि में हमें आयोग के अनुमानों की तुलना में कम राशि प्राप्त हुई थी। आयोग के सम्मुख विचारणीय बिंदुओं में राज्य के योजना एवं गैर आयोजना दोनों के राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अनुशंसाएं करना सम्मिलित था, परंतु आयोग ने केवल गैर आयोजना राजस्व घाटा अनुदान देने की ही सिफारिश की है। इस मद में भी आयोग का आकलन हमारे अनुमानों से बहुत कम है। राज्य ने राज्य के लिए केवल वर्ष 2000, 2001 तथा 2001-2002 में क्रमशः 955 करोड़ 26 लाख रुपए एवं 289 करोड़ 42 लाख रुपए का गैर आयोजना राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। इस अनुदान राशि में से भी 15% राशि का भुगतान कथकीय राजकोषीय सुधारों की शर्तों से जोड़ दिया गया है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान को 5 वर्ष की अवधि में आपदा राहत कोष में 857 करोड़ 85 लाख रुपए केंद्रीय अंशदान के पेटे प्राप्त होंगे। 10वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि में सभी राज्यों को इस मद में केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान का 14.95% भाग राजस्थान को प्राप्त हुआ था, जबकि 11वें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत हमें केवल 10.39% भाग ही प्राप्त होगा। इस कारण राज्य को 376 करोड़ रुपए का अंशदान कम प्राप्त होगा, जबकि 44 रुपए की न्यूनतम मजदूरी को 60 रुपए करने व महंगाई के कारण अकाल राहत कार्यों पर वास्तव में अधिक व्यय होगा। आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि में विभिन्न सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन हेतु 239 करोड़ 85 लाख रुपए और कच्ची बस्तियों के सुधार एवं महिला कल्याण हेतु 60 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा।
इस अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को 490 करोड़ 95 लाख रुपए तथा नगर पालिकाओं को 99 करोड़ 42 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में राज्य में द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। आयोग ने वर्ष 2000, 2001 और 2001-2002 के लिए अंतरिम सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 में पंचायती राज संस्थाओं को 81 करोड़ 24 लाख रुपए की अनुदान राशि तथा नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 90 लाख रुपए की अनुदान राशि दे होगी, जो इन संस्थाओं को दे सामान्य परियोजना अनुदान राशि के अतिरिक्त होगी। वर्ष 2001-2002 के लिए आयोग ने फिलहाल पंचायती राज संस्थाओं के लिए 93 करोड़ 87 लाख रुपए तथा नगर पालिकाओं के लिए 27 करोड़ 60 लाख रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। राज्य वित्त आयोग अपना अंतिम प्रतिवेदन 31 अगस्त 2000 तक देगा। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाएं तथा नगर पालिकाएं इस राशि से नागरिक सुविधाओं में अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। योजनागत विकास। वर्ष 2001-2002 राज्य की नवी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष होगा। इस योजना का आकार 27,650 करोड़ रुपए रखा गया था, जो संभावित संसाधनों की तुलना में अत्यंत महत्वाकांक्षी था। गत 4 वर्षों में हुए योजनागत व्यय और अगले वर्ष के अनुमानों के अनुसार इस योजना में कुल लगभग 20,159 करोड़ रुपए व्यय किया जाना संभावित है। 8वीं योजना के लगभग 12,000 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में नवी योजना में व्यय की लगभग 68% वृद्धि होगी। यद्यपि वार्षिक योजना 2000-2001 4,146 करोड़ 15 लाख रुपए की बनाई गई थी, परंतु प्रदेश में भीषण काल की स्थिति को देखते हुए इसमें कुछ मध्यावधि परिवर्तन की आवश्यकता पड़ गई थी। राज्य सरकार ने योजना व्यय हेतु अपनी प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण करते हुए विद्युत, पेयजल तथा अकाल राहत कार्यों पर अधिक व्यय करने का निर्णय लिया और इस संदर्भ में कतिपय अन्य क्षेत्रों में स्वीकृत योजना में कुछ कमी की गई। इसके बावजूद उपलब्ध संसाधनों के वास्तविक आंकलन के आधार पर वर्ष 2000-2001 की योजना में कुछ वृद्धि भी की गई और उसका आकार 4,237 करोड़ 94 लाख रुपए निर्धारित किया गया। वर्ष 2001-2002 की योजना के प्रावधानों के बारे में योजना आयोग का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है। अंतरिम आधार पर इस योजना का आकार लगभग 4,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। लगभग 5 दशकों के योजनाबद्ध विकास के अनुभव से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को पर्याप्त गति प्रदान करने में आधारभूत सुविधाओं की कमी एक प्रमुख समस्या है। वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के वर्तमान आर्थिक दर्शन के संदर्भ में सार्वजनिक निवेश का उपयोग आधारभूत ढांचे के विकास में करना अधिक युक्ति संगत है। इस नीति को अपनाए जाने से निजी निवेशकों को राज्य के विकास में योगदान हेतु आकर्षित करना संभव होगा। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आधारभूत सुविधाओं के विकास को इस बजट में अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया है। इस संदर्भ में सदन को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास पर इस वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में अगले वर्ष सड़कों पर लगभग 67%, ऊर्जा में लगभग 41% तथा सिंचाई पर लगभग 26% अधिक व्यय प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से इस वर्ष 140 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि से 288 गांवों को जोड़ने वाली 953 किलोमीटर सड़कें डामर की सड़कों में क्रमोन्नत की जाएंगी एवं 93 गांवों को जोड़ने के लिए 341 किलोमीटर की डामर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कों, पुलों एवं राजमार्गों में निजी निवेशकों के द्वारा बीओटी पद्धति के अंतर्गत 78 करोड़ 24 लाख रुपए का निवेश किया गया है।
वर्तमान में 6 करोड़ 43 लाख रुपए की एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार का विचार है कि केंद्रीय सड़क नीति से प्राप्त होने वाली राशि का भी विभिन्न बीओटी परियोजनाओं के साथ सामंजस्य बिठाकर लगभग 14,000 किलोमीटर लंबाई के राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण में उपयोग किया जाए। बीओटी पद्धति के अंतर्गत अगले 2 वर्षों में 450 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा। सड़कें विकास का आईना है। माननीय सदस्यों की शिकायत से मैं अवगत हूँ कि हमारे राज्य की अधिकांश सड़कों की स्थिति पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता है। इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 24,000 किलोमीटर की सड़कों का स्ट्रेंथनिंग और उन्नयन किया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार अपने बजट से 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। कृषि विपणन बोर्ड 100 करोड़ रुपए का अंशदान देगा तथा शेष 350 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जाएंगे। हम सब मिलकर यह प्रयास करेंगे इस योजना पर यथाशीघ्र अमल किया जाए। मुझे विश्वास है इस योजना से राज्य की सड़कों में आम स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा। जब दिसंबर 1998 में हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला तब राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,356 मेगावाट थी, जो गत 50 वर्षों में अर्जित की गई थी। परंतु पिछली सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन पर कम ध्यान देने के कारण विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में 1,000 से 1,500 मेगावाट तक का अंतर हो गया था। हमने 5 वर्ष की अवधि के दौरान इस उत्पादन क्षमता में 1,750 मेगावाट की वृद्धि की योजना बनाई है, जिसके क्रियान्वयन से गत 50 वर्षों में अर्जित क्षमता में 50% की अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके प्रमाण स्वरूप गत 2 वर्षों में 750 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता हमने जनता को उपलब्ध भी करवा दी है और आगामी 3 वर्षों में 1,000 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। इसमें सूरतगढ़ की 750 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां व 76 मेगावाट क्षमता की रामगढ़ इकाई सम्मिलित है। इन योजनाओं पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा कि सूरतगढ़ के प्रथम चरण की परिकल्पना भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही अपने कार्यकाल में की, जिसकी कुल लागत 1,300 करोड़ रुपए आंकी गई थी। किंतु पिछली सरकार द्वारा इस परियोजना का पर्याप्त वित्त पोषण समय पर नहीं किए जाने के कारण यह लागत बढ़कर 2,300 करोड़ रुपए हो गई। दूसरी ओर हमारी सरकार द्वारा प्रथम चरण की दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं इकाइयों के कार्य को उनके निर्धारित समय से 6 माह पूर्व भी प्रारंभ किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उत्पादन के साथ साथ प्रसारण व वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी समुचित ध्यान दिया है। इस हेतु विश्व बैंक से $18 करोड़ अर्थात लगभग 850 करोड़ रुपए का ऋण भी कुछ समय पूर्व स्वीकृत कराया गया है। प्रसारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य योजना मद एवं केंद्र योजना मद से कुल 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आगामी 3 वर्षों में भेजी जाएगी। प्रसारण व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से पिछले 2 वर्षों में विभिन्न क्षमताओं वाले 226 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसकी तुलना में आगामी 3 वर्षों में 475 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 400 केवी के 3 और 220 केवी के 12 सब स्टेशन शामिल हैं। इस प्रयास से जहां विद्युत की छीजत में निश्चित रूप से कमी आएगी, वहीं वोल्टेज को स्थिर रखने व आपूर्ति में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार आगामी 3 वर्षों में समूचे ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 5,000 करोड़ रुपए व्यय कर 5,000 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश संभव हो सकेगा। वर्ष 2001-2002 में सिंचाई योजनाओं के लिए 271 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। चालू वर्ष में लगभग 21,500 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की
क्षमता के लक्ष्य की तुलना में आगामी वर्ष 40,500 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी। परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु 58 करोड़ 66 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। आगामी वर्ष में इस योजना पर 28 करोड़ 62 लाख रुपयों का व्यय प्रस्तावित है। अकाल की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का महत्व बढ़ गया है। इस परियोजना के लिए अगले वर्ष 115 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अगले वर्ष में 130 किलोमीटर लंबी पक्की नहरों का निर्माण कर 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु खोला जा सकेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र में खालों के निर्माण तथा अन्य कार्यों पर आगामी वर्ष में 59 करोड़ 68 लाख रुपए व्यय करना प्रस्तावित है। फलस्वरूप 39,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित हो सकेगी। चंबल परियोजना के अंतर्गत 76,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में भूमि विकास कार्य कराए जा चुके हैं। आगामी वर्ष में 2,500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि विकास के कार्य प्रस्तावित है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग में सरकारी तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन संभव है तथा इन तकनीकों से प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है। प्रदेश में सूचना का अधिकार संबंधी कानून लागू किया जा चुका है। इस क्रम में प्रदेश की जनता से सीधा संवाद रखने वाले प्रमुख विभागों की कार्यप्रणाली का कंप्यूटरीकरण किए जाने की योजना तैयार की गई है। इंटरनेट पर विभिन्न राजकीय विभागों की आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में की गई घोषणा के क्रम में एक प्रवासी राजस्थानी द्वारा जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। छात्र छात्राओं को प्रारंभ से ही कंप्यूटर में दक्ष बनाने की दृष्टि से सभी जिला मुख्यालयों पर कंप्यूटर केंद्र स्थापित कर कक्षा 8 से 12 तक के छात्र छात्राओं को नियमित प्रशिक्षण देने की योजना पर आगामी वर्ष 8 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष में कंप्यूटर विषय की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अगले शैक्षणिक सत्र से कला संकाय में भी कंप्यूटर विषय अनिवार्य कर दिया जाएगा। राजकीय व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा कुछ उपकरणों की खरीद पर समय समय पर रोक लगाई जाती रही है। राज्य सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व घोषित सूचना प्रौद्योगिकी नीति के संदर्भ में मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि यह रोक कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरणों पर अब लागू नहीं होगी। औद्योगिक विकास को पूर्ण गति देने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है। इस नीति के फलस्वरूप इस वर्ष निजी क्षेत्र में 9 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। अगले वर्ष भी निजी क्षेत्र में 14 इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 मैनेजमेंट संस्थान तथा 15 कंप्यूटर शिक्षा संस्थान प्रारंभ किए जाने हेतु आशय पत्र जारी किए गए हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग से पंचायत समिति में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते हुए अवसर को दृष्टिगत रखते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, सीकर एवं महिला इंजीनियरिंग कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी के नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे इन प्रयासों से हमारे प्रदेश के बहुमुखी विकास को समुचित संबल प्राप्त होगा। उदारीकरण एवं निजीकरण के माहौल में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार की भूमिका में बदलाव आवश्यक हो गया है। उद्यमी अब राज्य से केवल एक उत्प्रेरक अथवा अग्रदूत की भूमिका की उम्मीद रखता है। इस पृष्ठभूमि में राज्य की औद्योगिक वित्त संबंधी संस्थाओं के नियमों और कार्य प्रणाली में आवश्यक बदलाव किया गया है। मनोरंजन, तकनीकी शिक्षा, संचार एवं सेवा के क्षेत्रों के लिए भी इन संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जा सकेंगे। सितंबर 2000 में आयोजित राजस्थानी सम्मेलन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की थी। इस फाउंडेशन का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों में उनकी जन्मभूमि से जुड़े रहने की भावना जागृत करना, उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाना है।
इस फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी होंगे और प्रवासी राजस्थानियों को इसमें समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस फाउंडेशन में राज्य सरकार का अंशदान 2 करोड़ रुपए होगा। प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं से परिचित कराने में यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए आगामी वर्ष कुल 420 करोड़ 35 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2001-2002 में 200 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ एवं रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हम आशा करते हैं कि आगामी वर्ष अन्य फसलों के अलावा 125 लाख टन खाद्यान्न तथा 40 लाख टन तिलहन का उत्पादन कर सकेंगे। किसानों को आगामी वर्ष में लगभग 6 लाख क्विंटल प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जो इस वर्ष से 24% अधिक है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 9 लाख टन रासायनिक खाद उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में आगामी वर्ष में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण कार्य क्रियान्वित कराए जाएंगे। रोजगार सृजन, ग्रामीण आवास निर्माण, जल ग्रहण हेतु एनीकट निर्माण, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने आदि योजनाओं पर आगामी वर्ष में लगभग 535 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष में सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से डीपीआईपी का शुभारंभ 25 जुलाई 2000 को किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 643 करोड़ रुपए है। यह परियोजना राज्य के 7 जिलों बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद व टोंक में गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस परियोजना की कुल अवधि 5 वर्ष है। प्रथम वर्ष इस परियोजना को 14 विकास खंडों के 491 गांवों में प्रारंभ किया जाकर 3000 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्ष इस योजना में 40 करोड़ रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। मेवात क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अलवर जिले की 8 एवं भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियों में पिछले कुछ वर्षों से मेवात क्षेत्रीय विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इस इलाके में संपर्क सड़क निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल व पशुपालन इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। अगले वर्ष इस हेतु 50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मैं इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। आगामी वर्ष प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर 3,252 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2000 तक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन का गठन किया गया है। मिशन के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं को समन्वित किया गया है। लोक भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से मिशन के अंतर्गत पंचायती राज प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता समितियां बनाई गई हैं। इस शिक्षण सत्र में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षण शुल्क के साथ समस्त राज्य शुल्कों से मुक्त कर दिया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को छात्रा निधि शुल्क से भी पूर्ण छूट प्रदान की गई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन निर्माण पर आगामी वर्ष 10 करोड़ 22 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। भवन रहित शालाओं के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए भवन रहित बालिका विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के समुचित प्रसार की दृष्टि से राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं स्थापित करके राज्य सरकार ने जिस अभिनव प्रयोग का प्रारंभ किया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है। संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में इस प्रयास को जारी रखते हुए मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हर्ष है कि आगामी वर्ष में 3000 नवीन राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं ऐसी शहरी कच्ची बस्तियों में प्रारंभ की जाएंगी जहां प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इन पाठशालाओं के लिए
4 करोड़ 32 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। अगले वर्ष राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के समकक्ष 500 मदरसों को भी प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए 72 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 400 रुपया प्रति पाठशाला प्रति वर्ष की दर से 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने 11,000 नई राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की थी, परंतु न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण इस घोषणा की क्रियान्विति संभव नहीं हो सकी। आगामी वर्ष में इन पाठशालाओं के लिए 16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग के विकास को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की पहचान पहले ही कायम हो चुकी है। पर्यटन विकास को और गति देने के लिए अगले वर्ष 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस राशि का आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न पर्यटक स्थलों के प्रचार एवं प्रसार के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य के समृद्ध ऐतिहासिक एवं संस्कृत धरोहर के संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। आगामी वर्ष इस योजना पर 2 करोड़ 12 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अगले वर्ष 1015 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आगामी वर्ष में राज्य के 10 जिला चिकित्सालयों में क्षेत्रीय रोग निदान केंद्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 7 करोड़ 61 लाख रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में अगले वर्ष 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति के लिए आगामी वर्ष में कुल 1,243 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। लगातार कम वर्षा होने के कारण अधिकतर पेयजल योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारा यह प्रयास है कि प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को इस ग्रीष्म काल में पेयजल की समस्या का यथासंभव सामना नहीं करना पड़े। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त हैंडपंप एवं नलकूपों का निर्माण किया जाएगा। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से जोधपुर शहर और जिले के 729 गांवों में समुचित जल पूर्ति के लिए 149 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। राज्य के विभिन्न इलाकों में फ्लोराइड व खारे पानी की बढ़ती समस्या से माननीय सदस्य परिचित हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कई इलाकों में फ्लोराइड रहित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की समय समय पर व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में फ्लोराइड एवं खारे पानी की समस्या से प्रभावित लगभग 3000 गांवों के लिए 533 करोड़ रुपए की योजनाएं राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान स्थानीय निकाय वर्तमान नियमों के अनुसार संबंधित संस्थान द्वारा शहरी जमाबंदी के तहत वसूल की गई राशि में से केवल 10% राशि अपने उपयोग हेतु रखने का प्रावधान है। संस्थाओं की इस राशि की बेहतर वसूली हेतु प्रेरित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शहरी जमाबंदी से कुल आय का 40% भाग संबंधित संस्था की आय मानी जाएगी। राज्य के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अपना घर योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अनुसार कच्ची बस्ती में रहने वाले बीपीएल परिवारों, अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों, विकलांगों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों इत्यादि के लिए बैंक से ऋण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार इन आवास गृहों के लिए 10,000 रुपए प्रति इकाई की दर से अनुदान भी देगी। राज्य की अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में विस्तार हेतु आगामी 3 वर्षों में करीब 33 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत अगले वर्ष लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष में कच्ची बस्तियों में सड़कों व नालियों के निर्माण, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, आवास गृहों एवं सामुदायिक केंद्रों के निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था से संबंधित कार्यों पर लगभग 38 करोड़ 80 लाख रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। समाज कल्याण पिछले 2 वर्षों में निशक्तों, निराश्रित विधवाओं
अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों तथा बीपीएल परिवार के सदस्यों के हितार्थ अनेक सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा वृद्धा, विधवा एवं निःशक्त मासिक पेंशनों की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। साथ ही विशेष अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई। वर्ष 98-99 इस परियोजना लगभग 32 करोड़ रुपए व्यय किया गया। वर्ष 2000-2001 में इस हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी अवधि में लाभान्वितों की संख्या 3,84,000 से बढ़कर 7,73,000 हो गई है। अगले वर्ष इस मद में 196 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निःशक्त बालक बालिकाओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं की उल्लेखनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष इनके अनुदान में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2001-2002 में इस परियोजना 70 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं की पुत्रियों के विवाह में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2001-2002 में 50 लाख रुपयों का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनाथ तथा उपेक्षित बालकों एवं बालिकाओं के लिए संचालित गृहों में वर्तमान में 470 बालक बालिकाओं के रहने की व्यवस्था है। इन बालक बालिकाओं को राजीव गांधी पाठशाला के पैटर्न पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अगले वर्ष 5 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बनाए गए कियोस्कों में 10% कियोस्क निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह योजना निःशक्त युवाओं को स्वावलंबी बनाने में प्रभावी सिद्ध हुई है। अतः इसी क्रम में वर्ष 2001-2002 में 2,500 निःशक्त व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले वर्ष की योजना में इस हेतु 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इस प्रावधान को बढ़ाकर 80 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष में मूक, बधिर एवं अंध विद्यालयों को देय अनुदान में 25 लाख रुपए की वृद्धि की जाएगी। भगवान महावीर की 26वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में पोलियो करेक्शन चिकित्सा का एक अभियान के रूप में संचालित करने का निश्चय किया गया है। राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाकर पोलियोग्रस्त व्यक्तियों की जांच की जाएगी तथा राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु आगामी वर्ष में 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं से यह सदन परिचित है। इन परिवार की बालिकाओं को शिक्षा हेतु अपने परिवार से दूर रहने की स्थिति में सुरक्षित आवास की समस्या रहती है। अतः राज्य सरकार ने ऐसी छात्राओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक छात्रावास का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2001-2002 में 4 करोड़ 50 लाख रुपयों का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावासों में रह रही छात्राओं को वर्तमान में सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष केवल एक स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है। आगामी वर्ष में ऐसी 2000 छात्राओं को एक और स्कूल ड्रेस देने के लिए समुचित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में फिलहाल लगभग 21,000 छात्र छात्राओं को प्रवेश मिला हुआ है। सरकार ने निर्णय किया है कि आगामी वर्ष में 5,000 अतिरिक्त छात्र छात्राओं को प्रवेश देने की व्यवस्था की जाएगी। अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश देने के फलस्वरूप आगामी वर्ष में लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में बर्तन, बिस्तर व अन्य सामान की व्यवस्था के लिए वर्तमान प्रावधान में 2 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की मैं घोषणा करता हूँ। वर्तमान में
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 388 गरीब तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष चयन कर उनको निजी विद्यालयों में शिक्षा दिलाने का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा हम इस व्यवस्था को और बढ़ाना चाहते हैं, अतः वर्तमान संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 800 कर दिया जाएगा। इस हेतु अगले वर्ष लगभग 82 लाख रुपयों का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के 13 जिला मुख्यालयों पर 4 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से विभिन्न चरणों में छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। आगामी वर्ष में इसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। सामाजिक रूप से उत्पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर में महिला सदनों का निर्माण करवाया जाएगा। इन सदनों में आवास सुविधा के साथ ही इन महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस निर्माण कार्य पर कुल 11 करोड़ 89 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष इसके लिए 4 करोड़ 29 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के 10 स्थानों पर महिलाओं के अल्प ठहराव आवास गृहों का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए आगामी वर्ष 52 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। अपराधी बालकों के लिए संभागीय मुख्यालयों पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सुरक्षा गृहों का निर्माण किया जाएगा। आगामी वर्ष इसके लिए 21 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। मस्तिष्क रोगों से पीड़ित तथा विबंधित बच्चों के लिए सरकार संभागीय मुख्यालयों पर एक स्कूल खोलना चाहती है। इन स्कूलों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए 10 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 20 जिलों में वृद्धों के लिए 32 डे केयर सेंटर चलाए जा रहे हैं। शेष 12 जिलों में भी ऐसे सेंटर प्रारंभ किए जाने के लिए अगले वर्ष 20 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर इस समय केवल जयपुर में चल रहा है। 5 संभागीय मुख्यालयों पर आगामी वर्ष में एक सेंटर और प्रारंभ किया जाएगा। इस हेतु कुल 7,50,000 रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 32,790 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। आगामी वर्ष के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 लाख से अधिक गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 16 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने की योजना है। वर्ष 2001-2002 के लिए कौशहार राज्य योजना में 10 करोड़ रुपए, केंद्र प्रवर्तित योजना में 58 करोड़ 24 लाख रुपए तथा विश्व बैंक कौशहार परियोजना के अंतर्गत 58 करोड़ रुपए व्यय करना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष के दौरान विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्नीचर, उपकरण, बर्तन एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार सामूहिक विवाहों के आयोजन को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में ऐसे आयोजन प्रभावी हैं। अतः आगामी वर्ष इस हेतु रखे गए 10 लाख रुपए प्रावधान को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की मैं घोषणा करता हूँ। महिला सशक्तिकरण वर्ष के उपलक्ष्य में संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यक सहायता देने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर को 50,000 रुपए की राशि आगामी वर्ष में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 16 लाख रुपयों का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में जनजाति कृषकों के लिए सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु आगामी वर्ष लगभग 1,550 कृषि कुओं को गहरा कराने हेतु 94 लाख रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही 300 डीजल विद्युत पंप सेट हेतु 30 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 16 सामुदायिक जल उत्थान सिंचाई योजनाओं का 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 26 सैनिकत्रित किए जाने का लक्ष्य है, जिस पर 1 करोड़ 57 लाख रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 30 जनजातीय बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिए 75 लाख रुपए तथा 200 कुओं का ऊर्जीकरण हेतु 20 लाख रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति विकास सहकारी निगम के माध्यम से 3,500 जनजाति के युवक युवतियों को 3 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2001 में राज्य में विभिन्न स्तरों पर 30 नए न्यायालयों की स्थापना की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में भी 30 नए न्यायालयों को
सृजित किया जाना प्रस्तावित है। न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 1,25,00,000 रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है। अतः 30 चल विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, ताकि अपराध के स्थान पर ही आवश्यक जांच पड़ताल शीघ्र कराई जा सके। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रयोगशालाओं हेतु भी नवीन उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस हेतु शस्त्रों एवं विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता अनुसार खरीद की जाएगी, ताकि पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। पुलिस स्टेशनों के भवन निर्माण एवं महिला पुलिस कर्मियों हेतु विश्राम स्थल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्य हेतु आगामी वर्ष 25 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार इत्यादि कार्यों पर आगामी वर्ष में 3,60,00,000 रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। संशोधित अनुमान 2001 सर वीडियो परमिशन। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय 3,346 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार यह घाटा कम होकर 2,610 करोड़ 26 लाख रुपए रहना संभावित है। इसी प्रकार 5,359 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुमानित राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार घटकर अब 4,797 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाना संभावित है। परिणाम स्वरूप यह राजकोषीय घाटा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 6.77% होना अनुमानित था, संशोधित अनुमानों के अनुसार 6.06% रहेगा। आगामी वर्ष की समाप्ति तक हम इसमें और कमी लाने का प्रयास करेंगे। बजट अनुमान 2001-2002। वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। राजस्व प्राप्तियां 13,189 करोड़ 12 लाख रुपए, राजस्व व्यय 16,234 करोड़ 11 लाख रुपए, राजस्व घाटे में खाता 3,044 करोड़ 99 लाख रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां लोक लेखे एवं शुद्ध प्राप्तियों सहित 10,088 करोड़ 48 लाख रुपए, पूंजीगत व्यय 7,327 करोड़ 19 लाख रुपए, पूंजीगत खाते में अधिशेष 2,761 करोड़ 29 लाख रुपए, कुल बजट खाता 283 करोड़ 70 लाख रुपए। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है कि दूसरे राज्य वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट 31 अगस्त 2001 तक अपेक्षित है। इस रिपोर्ट के आधार पर इन प्रावधानों में तदनुसार संशोधन होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। कर नीति के अंतर्गत हमारा यह प्रयास रहता है कि राजस्व अर्जन के साथ साथ इसका राज्य के उद्योग व व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इस बात पर भी विशेष बल दिया जाता है कि करारोपण प्रक्रिया का यथासंभव सरलीकरण हो तथा कर प्रशासन में पारदर्शिता आए। हम चाहते हैं कि इस नीति के माध्यम से राज्य में औद्योगिकरण हेतु अनुकूल वातावरण बने तथा व्यापार में वृद्धि हो, ताकि राजस्व वृद्धि के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित हो सके। पिछले वर्ष के दौरान राज्यों की आम सहमति के आधार पर करारोपण प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 210 वस्तुओं के संबंध में फ्लोर रेट व्यवस्था लागू की गई है। बिक्री कर प्रोत्साहन देने के बारे में राज्यों की आपसी होड़ पर भी अंकुश लगा है। इसके बावजूद कतिपय वस्तुओं के संबंध में व्यापार के पलायन की शिकायतें हमें बराबर प्राप्त होती रहती हैं। इससे लगता है कि कुछ राज्यों ने फ्लोर रेट व्यवस्था को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया है। हम राष्ट्रीय स्तर पर हुई आम सहमति का तो सम्मान करते हैं, परंतु यदि अन्य राज्यों ने किसी वस्तु के संबंध में इस फ्लोर रेट व्यवस्था का उल्लंघन किया तो हमें भी अपने राज्य से व्यापार के पलायन को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे। ई गवर्नेंस तथा ई कॉमर्स के इस युग में
करारोपण तथा कर वसूली की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में वाणिज्य कर विभाग द्वारा कंप्यूटरीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके पूर्ण होने पर राज्य के राजस्व में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही व्यवहारियों को विभिन्न घोषणा पत्र की औपचारिकताओं से छुटकारा भी मिल सकेगा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा परिवहन विभाग का भी कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इन प्रयासों से करदाता तथा कर वसूली अधिकारी के बीच आपसी संपर्क कम रह जाएगा और साथ ही कराप वंचन को रोकने में भी मदद मिलेगी। लगातार 3 वर्ष तक सूखे से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दृष्टि रखते हुए अतिरिक्त राजस्व जुटाना आवश्यक है। इस हेतु मेरे प्रस्ताव निम्नानुसार है। अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर मुद्रांक शुल्क की दर को 10% से बढ़ाकर 11% किया जाना प्रस्तावित है। टर्नओवर टैक्स, एंट्री टैक्स तथा सेल्स टैक्स से संबंधित कतिपय प्रशमन योजनाओं के अंतर्गत देय शुल्क में भी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। R&D, ईसबगोल तथा जिंक ऑक्साइड पर 2% तथा अग्निशमन यंत्रों पर 4% बिक्री कर लगाया जाना प्रस्तावित है। फ्लोर रेट व्यवस्था के अंतर्गत चाय पर फ्लोर रेट 8% तय की गई है। अतः चाय पर वर्तमान में देय बिक्री कर को 6% से बढ़ाकर 8% किया जाना प्रस्तावित है। औषधियों से संबंधित विभिन्न प्रविष्टियों पर 8% की दर से बिक्री कर देय है। समरूपता के लिए डिस्पोजेबल सिरिंज तथा एक्सरे फिल्म्स पर बिक्री कर की दर को 6% से बढ़ाकर 8% किया जाना प्रस्तावित है। लिखने के काम में आने वाले महंगे फाउंटेन पेन इत्यादि पर 4% की दर से कर लगाना प्रस्तावित है। कपड़े धोने के साबुन पर बिक्री कर को 6% से बढ़ाकर 8% किया जाना प्रस्तावित है, परंतु कपड़े धोने के हस्त निर्मित साबुन पर बिक्री कर को 6% से घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू क्षेत्र में पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1 हॉर्स पावर तक के वाटर पंप पर 8% की दर से बिक्री कर लगाया जाना प्रस्तावित है। कृषकों के हित में 1 से 10 हॉर्स पावर तक के वाटर पंप को कर मुक्त रखा जाएगा। वाटर पंप के पार्ट्स व एक्सेसरीज की बिक्री कर दर को भी 8% से घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है। वर्क्स टैक्स में शोध पर कटौती तथा इससे संबंधित एग्जम्पशन फीस योजनाओं में कतिपय संशोधन किए जा रहे हैं, जिससे कराप वंचन रोकने में मदद मिलेगी। ऑयल कंपनियों द्वारा टर्नओवर टैक्स का सुसंगतिकरण किया जा रहा है, ताकि टर्नओवर टैक्स को कंपनी के स्तर पर ही एकमुश्त वसूला जा सके। साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि पेट्रोल पर बिक्री कर की दर को 1% की वृद्धि की जाए। हलफनामों तथा नोटरी टिकट पर देय मुद्रांक शुल्क को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। सिगरेट व सिगार आदि पर विलासिता कर लग्जरी टैक्स की दर को बढ़ाकर 8% किया जाना प्रस्तावित है। इन प्रस्तावों से लगभग 82 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। अब मैं करारोपण प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। गत वर्ष यह व्यवस्था की गई थी कि अपीलेट अथॉरिटी अधिकतम 6 माह के लिए स्थगन आदेश जारी कर सकेंगे। यह प्रस्तावित है कि अब अपीलेट अथॉरिटी आवश्यक होने पर भी स्थगन की 6 माह की अवधि पूर्ण होने के बाद स्थगन आदेश को 3 माह की अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे। यह व्यवस्था भी की गई है। अपील के साथ डिमांड की 15% राशि जमा करवानी आवश्यक होगी। अब इस राशि को घटाकर 10% किया जाना प्रस्तावित है। एक्स पार्टी फैसलों की अपील से संबंधित प्रकरणों में केवल 5% राशि जमा करवानी होगी। एक्स पार्टी प्रकरणों के खोलने पर लगाई गई रोक को आंशिक रूप से हटाते हुए प्रस्तावित है, यदि समुचित आधार उपलब्ध हो तो उपायुक्त प्रशासन इन प्रकरणों को खोलकर उन पर न्यायोचित निर्णय ले सकेंगे। घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने की सीमा को 3 माह से बढ़ाकर 4 माह किया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग को ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि व्यवहारियों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर किया जाए। पिछले कुछ वर्षों से कतिपय वस्तुओं के संदर्भ में बिक्री कर में रियायतें निर्धारित समय अवधि के लिए दी जाती रही हैं। गत बजट में ऐसी कुछ रियायतों की अवधि को 31 मार्च 2001 तक के लिए बढ़ाया गया था। इन रियायतों की सीमा अब
31 मार्च 2002 तक के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। स्टेनलेस स्टील बर्तनों का निर्माण हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, अतः स्टेनलेस स्टील आधारित इकाइयों को देय रियायतों की समय सीमा में वृद्धि की जा रही है। रंगाई छपाई उद्योग को महत्व को देखते हुए डाइज व डाइज स्टफ आदि पर कच्चे माल के रूप में से घटाकर 2% की दर प्रस्तावित है। राज्य से व्यापार के पलायन को रोकने निम्नलिखित वस्तुओं को कर द्वारा घटाया जाना प्रस्ताव। क्या बदतमीज ले जाओ यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग में अब देखिए वही है अध्यक्ष महोदय, ये क्या बताते हैं अध्यक्ष महोदय, महंगाई छपाई उद्योग के महत्व को देखते हुए आदि पर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले बिक्री कर की दर को 4% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है। Order please, order please. Shrimati Sulawat. सभी प्रकार के चाय पर 5%, सभी प्रकार के चाय 4%, 4%, कैलकुलेटर मशीन 4%, बायोफ्यूल 4%, गुड़ 4%। व्यापार के पलायन रोकने क्रम में बारी आदि पर बिक्री दर को धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, हल्दी आदि बिक्री कर की दर को 6% से घटाकर 4% जा रहा प्रस्तावित है। अरे बढ़िया, आप देखेंगे, आप प्रिविलेज आइए, आप प्रिविलेज आइए, आप प्रिविलेज आइए, आप प्रिविलेज आइए, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, आउट हो गया, प्रिविलेज आइए, आप प्रिविलेज आइए, आप प्रिविलेज आइए, आप प्रिविलेज आइए, क्या मजाक बना रखा है आपने? अरे यहाँ पर फॉर्म जो है बी फॉर्म को एक श्रेणी में रखकर बिक्री कर की दर को 8% किया जाना प्रस्तावित है। BMT 2.5 जारी की जा रही है। के निर्यात में प्रस्तावित है। पैकिंग मटेरियल की प्रक्रिया ताकि किया जा सके। माननीय सदस्य प्रस्तावित है। ये जाना प्रस्तावित है।
विश्वास के साथ इस विचार इनको माननीय सदन का पूर्ण समर्थन अनुमोदन प्राप्त होगा। राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2001-2000 तथा सदन की रेट पर रखता हूँ। वर्ष 2001-2002 के लिए लेखा अनुदान वोट और अकाउंट संबंधी विवरण प्रस्तुत करता हूँ। विधायी कार्य राजस्थान सीट बैठिए। राजस्थान वित्त विधेयक 2001 को प्रस्तावित करता हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक रख दिया। वित्त विधेयक स्थापित वित्त विधेयक रख दिया आपने। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वहां कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान। बजट पेश हो रहा है। राजस्थान वित्त विधेयक अभी क्या कितने घपले हैं? इन्होंने सरिया पे कंपोजिशन टैक्स लगाया। देश की जनता के साथ धोखा किया है। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 30 मार्च 2001